कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज से फिर से आपकी जो क्लासेस हैं वो प्रॉपरली आएंगी। बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास देख रहे थे यहाँ पे, और जो सेकंड चैनल है स्टडी विथ योगेश 2.0, वहाँ पे आपके फैक्चुअल जो क्लासेस हैं यानी फैक्ट बेस्ड क्लासेस हैं, जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं टॉपिक, उसका मैं डेली होमवर्क देता हूँ, उसी के फैक्ट हम लोग अगले दिन करते हैं। तो इन दोनों का अगर हम कॉम्बो सही तरीके से तैयार करेंगे, हमारी GS उत्तराखंड सब चीज़ बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, और हम एग्जाम में क्या करेंगे, क्रैक करने के लायक बन जाएंगे। यानी ये सब चीज़ मिला के आपका जो स्टडी मटेरियल होगा वो सफिशिएंट होगा। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों चीज़ों को, अगर आपको फैक्ट चाहिए तो फैक्ट को साथ लेके चलना, कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट पढ़ने तो दोनों क्लासेस को आपको देखना होगा, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि 3 अप्रैल को आप लोगों का PCS का एग्जाम है, अधिकांश छात्रों ने भरा हुआ है, तो कई डिमांड आ रही कि सर करंट अफेयर करा दी नेशनल वाले। तो 2-3 क्लासेस में इस दौरान आपको नेशनल करंट अफेयर की कराऊंगा, और जिसने पहले की करंट अफेयर नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर की क्लासेस देख सकता है। तो 3 क्लासेस मैक्सिमम 3 मान के चलिए, 3 से ऊपर नहीं आएंगी। 3 क्लासेज आपकी नेशनल करंट अफेयर की आएगी, और टाइम मिलेगा तो 1-2 क्लासेस उत्तराखंड करंट अफेयर की करा दूंगा, यानी 5 क्लासेज होगी। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर कहीं मुझे लगता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बच्चों जब ब्रिटिश का साम्राज्य विस्तार पढ़ाया था, हमने क्या कहा, ब्रिटिश यहाँ भारत में पूरे अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, और उसके पीछे एक ही इंटेंशन है कि जो ब्रिटेन में औद्योगिक मतलब क्रांति हुई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, उसमें जो ब्रिटिश वस्तुएं तैयार हो रही थी, कहाँ, ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में, उसको भारत में बेचा जा सके। तो इसलिए अधिकांश भारत के इलाके को, भारत में जो राज्य थे यानी जो राजपूत राज्य थे या अदर स्टेट थे, उसको अपने कब्जे में लेना था। इसी क्रम में मैंने आपको बहुत चीजें बताई थी। मैंने क्या कहा था, मराठा से इनको मराठा को विजित कर चुके थे, मैसूर राज्य को अपने में मिला लिया था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको हल्का सा आइडिया था सिंध का। आज मैं आपको बताऊंगा पंजाब। यानी अगर भारत के मैप को देखोगे तो इस प्रकार से, अगर आप पहले ही ऑलरेडी जब बंगाल, ये बक्सर वगैरह का युद्ध हुआ, तो ये वाला पोर्शन इनको मिल चुका था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला। उसके बाद आंग्ल मराठा युद्ध, अंग्रेज और मराठाओं के बीच के युद्ध के बाद ये मिल गया था। आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ये वाला इलाका इनको मिल चुका था। तो ओवरऑल अब इनकी जो नजर पड़ी थी वो भारत में इस पोर्शन पे थी। कहां, जहां जो आप इंडिया का मैप देखोगे, जो ये वाला पोर्शन है, यानी जो सिंध प्लस सिख यानी पंजाब, इन राज्यों में ब्रिटिश ने अपना क्या करना था, कब्जा करना था। ये 2 चीजों के लिए इनके लिए फायदा था। क्यों? एक, अगर वेस्टर्न पोर्शन से कभी अटैक होता यानी आक्रमण होता, यानी वेस्टर्न का मतलब भारत के इस भाग से जहां अफगानिस्तान वगैरह है, अगर यहां से कभी अटैक होता तो ब्रिटिश चाहते थे कि यहां पंजाब वगैरह का इलाका हमारे अंदर हो, और हम लोग उनको आसानी से क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं। और उसी दौरान, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था, नेपोलियन अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, नेपोलियन का साम्राज्य विस्तार भी हो रहा था, और साथ ही साथ यूरोप में थोड़ी हलचल थी। तो ये कभी नहीं चाहते थे कि कोई अदर यूरोपीय यहां पर आई, कोई शक्ति इस भाग से अटैक करे, चाहे रशिया हो, कोई हो। तो इस भाग को ब्रिटिश ने क्या करना था, अपने अंदर कब्जे में लेना था, यानी सिंध और पंजाब को। इसके पीछे 2 इंटेंशन थे। इंटेंशन एक तो भारत का जो पूरा इलाका था ब्रिटिश के अधीन होता, और ब्रिटिश वस्तुओं जो तैयार हो रही थी उनको ब्रिटिश क्या मिलती, मार्केट मिलती। ये भाग तो पहले ही ये जीत चुके थे। अब देखना, कई बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें लिखना क्या क्या है, क्या क्या नहीं लिखना है, ये भी साथ साथ ही बताया कीजिए। तो मैं आपको जो बताऊंगा, जो लिखना है, आप क्या किया कीजिए ना, जैसे आपके नोट्स हैं, जैसे नोट कॉपी है आपकी, साइड में आप एक लाइन डाल दिया कीजिए जिसके यहाँ इतना सा आपका स्पेस हो, वहां आप रफली कोई चीज लिख लिया करो। जैसे मैं बताता हूं ना, जब मैं आप कहूंगा कि इतने में ये हुआ, तो ये पेपर में थोड़ा आएगा, ये आपको समझने के लिए। आप जैसे ये आपका पेज है, कॉपी का पेज है, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप क्या किया कीजिए, इस कोने पे, यानी या तो इस कोने पे एक लाइन डाल दो, थोड़ा सा जो रफली बताता हूं, या इस कोने पे, जहां भी डालते हो आप, ताकि आपके समझने के लिए चीजें क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। तो ब्रिटिश का जो विस्तार हो रहा था, मैंने लॉर्ड विलियम बेंटिंग तक बताया था। इसके बाद आगे देखिए क्या होता है। अब नेक्स्ट नंबर आता है बच्चों सीधे सीधे सिंध विजय का, ठीक है, यानी जो सिंध का इलाका था। तो नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखना है, यहां से क्या क्वेश्चन आता है मैं आपको बता दूंगा, ठीक, और क्यों ये इस भाग को जीत रहे हैं ये भी बताता हूं। देखिए, सिंध के इलाके को जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैंने बताया कि एक तो वेस्टर्न कंट्रीज कोई वहां से अटैक न करे, दूसरा अब वही भाग बता था सिंध और पंजाब का इलाका जिसको इन्होंने कब्जा करना था। तो सिंध विजय के समय अगर ब्रिटिश गवर्नर पूछता है, यानी भारत का गवर्नर जनरल कौन था, उस टाइम आपका आंसर तुरंत होना चाहिए था लॉर्ड ऑकलैंड। तो कभी क्वेश्चन आएगा सिंध विजय के समय गवर्नर कौन था, यानी सिंध विजय किस गवर्नर के काल में हुई थी, तो आप बताओगे लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। यानी जब लॉर्ड ऑकलैंड आया, इसके समय में क्या हुई थी, सिंध विजय
विजय, सिंध को भारत में कब विजिट किया गया क्वेश्चन पूछता है, यानी सिंध का भारत में विलय पूछेगा। क्वेश्चन लिखना, सिंध का भारत में विलय हुआ था 1843 में, यानी 1843 में सिंध को भारत में मिलाया गया था, ये क्वेश्चन पूछता है। और उस टाइम भारत का अगर आपसे गवर्नर पूछेगा तो लॉर्ड ऑकलैंड, तो सिंध का विलय इनका करना ही करना था। और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसका नाम था चार्ल्स नेपियर, यानी जो सिंध विजय में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी ब्रिटिश रेजिडेंट जो था, यानी ब्रिटिश रेजिडेंट लिखो, ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था उस टाइम पे, चार्ल्स नेपियर। कभी क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि सिंध का जब भारत में विलय हुआ था उस समय ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था, चार्ल्स नेपियर, और विलय कब हुआ था भारत में, कब उसको मिलाया गया था, 1843 में, गवर्नर कौन था, लॉर्ड ऑकलैंड था, ठीक है, सिंध के विजय के समय। सिंध विजिट करना क्यों जरूरी था, मैंने आपको ये बताया। अब देखिए, इससे भी महत्वपूर्ण चीज इनके लिए एक चीज थी, वो थी अफगान का मामला, यानी अब सबसे महत्वपूर्ण चीज अफगान पे कैसे किया जाए, अफगान, क्योंकि अफगान अफीम वगैरह का व्यापार भी होता था यहाँ से, अफगान बहुत चीजों का ये ब्रिटिश व्यापार करते, तो अफगान को इनको अपने में मिलाना था। लेकिन अफगान को हराना, अफगानी लड़ाकों को हराना इतना आसान ब्रिटिश के लिए नहीं हुआ। और कैसे ब्रिटिश इसमें पराजित हुए, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। देखो, इतना आपने नोट कर लिया होगा, तो देखिए अफगान युद्ध के समय क्या चीज होती है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये तो अब सिंध विजय आपको अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा तो होपफुली आप लोग उसको क्वेश्चन सही करके आ जाएंगे कि सिंध का कब हुआ था, तो आप लोग लिखोगे अफगान युद्ध लिखोगे, ठीक है, अफगान युद्ध हेडिंग में लिखोगे। अब पहले मैं इसको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि ब्रिटिश अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। पूरे मैप में देखना, अफगान हो गया, सिंध है, पंजाब का इलाका, मराठा, मैसूर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, ये सब तो विजिट कर लिया, फिर बचा ही कौन सा भाग ब्रिटिश के पास, ठीक है। अब देखिए, अफगान युद्ध के समय आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। अब जैसे मैंने कहा ना, साइड में लिख लिया करो। एक नाम था अहमद शाह अब्दाली, ये पेपर में नहीं आता, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, ये कहाँ सुना है इसका नाम आपने, मुझे बताओ। ये सुना होगा पानीपत के तृतीय युद्ध में। मैंने क्या कहा था, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था, मराठा, बहुत बार बताया, 1761 में मराठा और किसके बीच हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध, अहमद शाह अब्दाली ने अफगान। तो जो अहमद शाह अब्दाली था, इसकी 1773 में क्या होगी, मृत्यु होगी। क्या होगी, मृत्यु। अब ये नहीं कि इसको हम रटे अहमद शाह अब्दाली कब मरा, अहमद शाह अब्दाली कब मरा, ये पेपर में नहीं आना है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए, तभी कहा था कि साइड में लिख लिया करो, पेपर में जो आएगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अफगान युद्ध देखो, अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु हो जाती है 1773 में। तो इसी के समय एक बाद में क्या होता है, सन 1800 ईस्वी में एक चीज होती है, एक शाह सुज्जा नाम का व्यक्ति होता है इनके वहां, शाह सुज्जा, वो क्या बनता है, अफगान की गद्दी पे बैठता है, यानी अफगान गद्दी पे शाह सुज्जा बैठता है, यानी इसकी गद्दी ताजपोशी होती है। तो जैसे ही अफगान की गद्दी पर बैठता है, इसका जो प्रशासन पे नियंत्रण होता है, बहुत मतलब लुल्लू पुल्लू टाइप का शासक था, प्रशासन नियंत्रण बहुत कमजोर था इसका, ठीक है, प्रशासन कमजोर था, मतलब बहुत स्ट्रांग टाइप का नहीं था। तो अब इसका जिस शासक का कमजोर प्रशासन होगा उसको तो कोई भी हटाना चाहेगा गद्दी से, ये पेपर में नहीं आता, ठीक है। मैं जब बताऊंगा कि पेपर में क्या आएगा उस पॉइंट को हाईलाइट करना, ये रफली लिखने का काम है, साइड में लिखने का काम है, समझने का काम है। शाह सुज्जा गद्दी पे बैठता है तो प्रशासन इसका बहुत ज्यादा कमजोर होता है। तो एक दोस्त मोहम्मद नाम का व्यक्ति होता है, उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा कि इसको इसकी गद्दी से हटा दिया जाए, ठीक है। तो इसको इसकी गद्दी से हटा दिया जाए और किसी दूसरे व्यक्ति को क्या किया जाए, अपना वहां पर मतलब रिप्लेस किया जाए। तो इसमें इसी क्रम में क्या होता है, 1809 में शाह सुज्जा को गद्दी से हटा दिया जाता है। शाह सुज्जा की जगह शाह मोहम्मद क्या बैठ जाता है, गद्दी पर बैठ जाता है, शाह मोहम्मद गद्दी पर। अब ये नहीं कि ये रटने में लगे रहो, इसको पढ़ो, इसके बाद आएगा पेपर में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये रफली लिखने का काम है। जैसे ही ये गद्दी पर बैठा तो शाह सुज्जा बहुत परेशान हो गया, तो वो क्या करता है, एक सिख राजा होता है, सिख शासक होता है, रणजीत सिंह का नाम सुना होगा, उसके पास मदद के लिए चला जाता है। यानी जो शाह सुज्जा होता है वो क्या करता है, रणजीत सिंह के पास मदद के लिए, रणजीत सिंह से क्या मांगता हो, मदद मांगता है, ये भी पेपर में नहीं आएगा। तो रणजीत सिंह मदद के बदले में इससे एक महत्वपूर्ण चीज ले जाता है जिसका नाम है कोहिनूर हीरा। बहुत बार आप लोगों ने नाम सुना होगा कोहिनूर हीरा, वो इसी से लेता है। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान में रखना, कोहिनूर हीरा प्राप्त करता है, नूर हीरा प्राप्त करता है कौन, रणजीत सिंह, मदद के बदले। तो क्वेश्चन क्या आता है कभी कभी कि जो रणजीत सिंह को ए नूर यानी कोहिनूर हीरा प्राप्त करता है वो किससे करता है, शाह सुज्जा से, ठीक है। यदि शाह सुज्जा से क्या मिलता है, उसको कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है। तो ये इनका ये इंटेंशन होता है कि हम शाह सुज्जा को मदद करेंगे और उसके बदले उसने कोहिनूर हीरा उसको दे दिया था। तो इस पूरी कहानी में आपको सिर्फ ये देखना है कि कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को किससे मिला था, शाह सुज्जा, जो कि अफगानी सैनिक था, जो अपदस्थ किया गया था, उसको पद से हटाया गया था इनके द्वारा।
तो अब इसी क्रम में क्या होता है कि ये अब इतनी आसानी से तो हरा नहीं पाएंगे, अफगान लड़ाके भी बहुत स्ट्रांग थे। ये बाद में क्या करते हैं, ब्रिटिश के पास जाते हैं। ब्रिटिश को तो मौका चाहिए था कि अफगान भी हमें प्राप्त हो जाए, अफगान से हमें कुछ मतलब अफगान भी हमारे राज्य के अंदर सम्मिलित हो जाए। तो 1838 में 1838 में ये शाह सुजा और रणजीत सिंह किसके पास जाते हैं, लॉर्ड ऑकलैंड के पास, यानी जो गवर्नर था उस टाइम, ठीक है। 1838 में क्या होता है, रणजीत सिंह, ये भी नहीं आएगा पेपर में, ठीक है, रणजीत सिंह प्लस जो आएगा वो बता दूंगा मैं आपको। शाह सुजा किसके पास जाते हैं, लॉर्ड ऑकलैंड के पास, मदद हेतु लॉर्ड ऑकलैंड के पास चले जाते हैं कि आप हमें मदद कीजिए, उसके बदले जो भी होगा, जो भी बार्गेनिंग वगैरह की होगी वो चले जाते हैं। तो एक प्रकार का एग्रीमेंट हो जाता है, यानी एक प्रकार की संधि हो जाती है, मान के चलिए। और इसी संधि के द्वारा जब ब्रिटिश ने क्या किया, 1840 में अफगान पर आक्रमण किया, अफगान पर आक्रमण किया 1840 में, तो अफगान ने क्या कर दिया, इस शाह सुजा को उखाड़ फेंक दिया। अफगान पर आक्रमण तथा शाह सुजा क्या हो गया, पराजित हो गया, यानी उखाड़ फेंका, शाह सुजा को उखाड़ फेंका। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अफगान पे जो शाह सुजा जो गद्दी पे बैठना चाहता था उसको भी उखाड़ फेंक दिया। तो इसका ये परिणाम हुआ कि ब्रिटिश यहां पर पराजित हो गए, यानी ब्रिटिश की बहुत घनघोर वाली बेइज्जती हो गई। और बताया जाता है कि अफगान में जो 16,000 ब्रिटिश सैनिक थे उसमें 120-30 से ऊपर नहीं बच पाए थे। इतना भयंकर नरसंहार बताया जाता है, यानी ब्रिटिश की बहुत बड़ी अपमान। ब्रिटिश ने कभी सोचा नहीं होगा कि हमें अफगानियों के माध्यम से इतना बड़ा मतलब लॉस होगा, सैनिक लॉस होगा। ब्रिटिश बुरी तरीके से क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे, यानी पूरी तरीके से ब्रिटिश को यहां से क्या कर दिया गया था, उखाड़ फेंक दिया गया था। और इसको बताया जाता है कि एक डॉक्टर ब्राइड नाम का व्यक्ति बचा था, एक डॉक्टर था, डॉक्टर ब्राइड, ये मतलब घायल अवस्था में पहुंचा था ब्रिटिश के पास। और ये जो अपनी दास्ता थी वो क्या कर रहा था, इनको बता रहा था कि कितना भयंकर तरीके से यहां पर अफगानियों ने ब्रिटिश को पराजित किया है। इसने डॉक्टर ब्राइड ने इनको क्या बताई थी, कहानी बताई थी। तो 1840 के आसपास जब अफगानियों ने ब्रिटिश को हराया था तो बहुत भयंकर तरीके से ब्रिटिश की क्या हो गई थी, बेइज्जती एक हिसाब से कह सकते हो, क्योंकि उनको ये लगा था कि अब हम इस पूरे उपमहाद्वीप में कब्जा करेंगे, लेकिन अफगानियों ने उनको क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। जैसे ही अफगानियों ने पराजित किया तो ऑकलैंड नाम का जो व्यक्ति था उसने इसको आंशिक असफलता, यानी आंशिक असफलता का नाम दिया, ठीक है। यानी अफगान के मामले में, अगला क्वेश्चन लिखो, अफगान के मामले में लॉर्ड ऑकलैंड ने इसे आंशिक असफलता कहा, आंशिक असफलता, ठीक है। अब यहां पर ब्रिटिश को लग गया यार ये गड़बड़ तो हो ही गई है, अब हम क्या करें, हार तो अफगान को कहां जीतने की सोच रहे थे, इन्होंने तो उल्टा हमें क्या कर दिया, पराजित कर दिया। तो ब्रिटिश मतलब ऑकलैंड ने इसको क्या कहा था, आंशिक असफलता कहा था। तो अफगान युद्ध में पराजित कौन होने वाले थे, ये पहले स्टार्टिंग में ऑकलैंड पराजित हो गया था। बाद में क्या हुआ था बच्चों, जब ब्रिटिश को पता चल गया कि अब हमारे बस की नहीं है, ब्रिटिश ने इनके मामले में हाथ डालना ही छोड़ दिया, यानी अफगान के मामले में उन्होंने हस्तक्षेप करने की नीति को बंद कर दिया। और जैसे ही मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन आएगा, आपको उसको इंपोर्टेंट कर देना है। तो बाद में जो दोस्त मोहम्मद मैंने अभी नाम बताया था उसकी मृत्यु हो जाती है, जो वहां पर मुख्य भूमिका निभा रहा था अफगानी सत्ता के लिए। तो दोस्त मोहम्मद की मृत्यु होती है तो वहां पर उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है, यानी कौन उसका उत्तराधिकारी बनेगा, कौन वहां पर गद्दी पे बैठेगा। जब उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता है तो इस पॉइंट को मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना, लॉर्ड लॉरेंस की महान अकर्मण्यता, यानी लॉर्ड लॉरेंस की क्या लिखोगे, महान अकर्मण्यता, महान अकर्मण्यता, ठीक है। लॉर्ड लॉरेंस की महान अकर्मण्यता, यानी इसको बोला जाता है मास्टरली इनएक्टिविटी, यानी इनएक्टिविटी, ठीक है। इसको बोला जाता है हस्तक्षेप की नीति, हस्तक्षेप की नीति, सेब की नीति। अब बताता हूं क्या था, ठीक है। देखिए जैसे ही वो मरा, वहां पर उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ, तो ब्रिटिश के पास कौन आए, अफगानी उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध लड़ रहे थे मदद के लिए आए, और मदद का मौका था इनके पास। ये चाहते तो मदद के बहाने क्या करते, सहायक संधि थोप देते, और सहायक संधि थोपने के बाद वहां के इलाके को अपने अंदर ले लेते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इनकी हो गई थी हालत खराब, पहले ही ये हार चुके थे। तो लॉरेंस उस मामले में क्या रहता है, चुप रहता है। अफगान के मामले में उसने हस्तक्षेप नहीं किया, और इसी को बोला जाता है महान अकर्मण्यता
अक्षमण्यता की नीति या हस्तक्षेप की नीति या मास्टरली इनएक्टिवेट की नीति, ठीक है। यानी इनएक्टिवेट था, वो वहां पर गया ही नहीं इनएक्टिविटी के लिए, यानी कोई भी एक्टिविटी उसने नहीं की, मास्टरली इनएक्टिविटी उसको कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड लॉरेंस यानी अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप की नीति किसके मामले में थी? अफगानिस्तान, ठीक है। कभी क्वेश्चन ये आएगा कि अफगानिस्तान के मामले में किस गवर्नर ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई या किस गवर्नर की नीति को महान अकर्मण्यता यानी मास्टरली इनएक्टिविटी कहा जाता है, तो क्या बोलोगे उसका आंसर? लॉर्ड लॉरेंस से बोलोगे, ठीक है। तो फिलहाल अफगानिस्तान का मामला यहाँ पर क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा वहां पर अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप अब नहीं करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अफगानिस्तान के मामले में क्यों हस्तक्षेप नहीं किया उनको आपको पता चल गया, क्योंकि ब्रिटिश बुरी तरीके से पराजित हुए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो सिख आते हैं, ठीक है। यानी एक दूसरा राज्य था सिख, जिसको पंजाब आप लोग बोलते हैं, सिख। अब हम सिर्फ अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि ब्रिटिश, ये हाईलाइट बता रहा हूं, मतलब एक मोस्ट पॉइंट की, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की, किस प्रकार से ब्रिटिश के द्वारा इन भागों को अपने अंदर क्या कर लिया गया? समाहित कर लिया गया। नेक्स्ट आता है आपका सिख, ठीक है। देखिए, सिख राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 1764 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1764 में, और इसकी स्थापना के बाद जो भी था, इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था उसमें था रणजीत सिंह। अब जो सिख था ना, ये विभिन्न मिसलों में विभाजित थे। जैसे मिसल मतलब एक प्रकार की जैसे शाखाएं होती हैं, बहुत से लोग नहीं होते, जैसे हम लोगों के अंदर होते हैं, अलग अलग शाखाएं होती हैं, तो इसी प्रकार से सिख की भी क्या थी? अलग अलग शाखाएं, जिसको मिसल बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस में विभाजित थे? विभिन्न मिसलों में, विभिन्न मिसलों में विभाजित थे, ठीक है। अब इसमें से एक बहुत फेमस मिसाल था इनका, जो बहुत शक्तिशाली था, उसको बोलते हैं भंगी मिसल। और इसी प्रकार से एक मिसाल था जिसका रणजीत सिंह था, वो हमने नहीं पढ़ना है। तो हमने इसका एक महत्वपूर्ण जो शासक था, सबसे महत्वपूर्ण राजा, महत्वपूर्ण शासक, उसका नाम था रणजीत सिंह, जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वही आपको नोट करना है। इनका महत्वपूर्ण शासक कौन था? रणजीत सिंह था, रणजीत सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रणजीत सिंह इनका महत्वपूर्ण शासक था, और ये जो महत्वपूर्ण रणजीत सिंह था, ये था सुकरचकिया मिसल से संबंधित। इसके ब्रैकेट में लिख लो, सुकरचकिया मिसल। क्या पता कभी आपसे ये पूछ दिया कि जो मतलब रणजीत सिंह था सिख का, वो किस मिसल से संबंधित था? सुकरचकिया मिसल से संबंधित था। और ये सुकरचकिया मिसल थे, वो चिनाब और रावी नदी के मध्य क्या करते थे? शासन करते थे, यानी रावी प्लस चिनाब नदी के मध्य ये था ये मिसल, ठीक है। रावी प्लस चिनाब। अब आप कहोगे सर ये कहाँ है नदियाँ? ये नदियाँ आपको पता होगा, भूगोल में मैंने पढ़ाई थी, इस भाग में जो सप्त सिंधु प्रदेश का इलाका है, यही रावी और सिंध नदियाँ हैं। तो ये रावी और चिनाब नदी के मध्य जो चकिया मिसल था, वो था महत्वपूर्ण शासक रणजीत सिंह, ठीक है। इसने क्या किया, क्योंकि ये जब सत्ता पे बैठा, बहुत मतलब बालक टाइप का था, बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं था, एज नहीं थी, तो इसके संरक्षक, इसकी माताएं वगैरह वो सब थी, वो कुछ नहीं पढ़ना। जब ये मैच्योर हो गया, जब थोड़ा बड़ा हो गया, इसने क्या किया? 1799 में लाहौर पर कब्जा कर लिया। यानी एक प्रकार से लाहौर बहुत महत्वपूर्ण जगह थी, लाहौर विजय कर ली इसने, लाहौर इसके अंदर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से एक इनकी बहुत फेमस जगह थी, धार्मिक राजधानी, जैसे ये तो राजनीतिक वो था, क्या मतलब राजनीतिक राजधानी के हिसाब से कह सकते हो आप, पॉलिटिकली एक्टिविटीज जहाँ पे ज़्यादा होती थी वो लाहौर पे थी। ऐसी अमृतसर जो था वो इनकी धार्मिक राजधानी थी, उसको भी इसने कब्जा कर लिया, और 1802 में इसने अमृतसर पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ये कुछ नहीं पढ़ना आपको, जो मैं आपको बताऊंगा वो पढ़ोगे, ठीक है। अमृतसर, ये सब साइड में लिखने वाली बात है, पर कब्जा किसने कर लिया? ये रणजीत सिंह ने। और जैसे ही इसने अफगानिस्तान इस पे कब्जा किया, अब इसकी नज़र क्या पड़ेगी? जैसे सतलज नदी का इलाका है, सपोज यहाँ सतलज है, इसका जो वेस्ट ईस्टर्न पोर्शन है या सतलज के पूर्व भाग, वहाँ छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। उन राज्यों को इसने क्या करने की सोची? अपने अंदर समाहित, यानी उसको भी अपने अंदर विजय करने की सोची, और उसको बोला जाता था सिस सतलज, यानी उसका नाम था सिस सतलज। यानी जो सतलज नदी के पूर्व का इलाका था उसको बोला जाता था सिस सतलज। ये कहाँ था? सतलज नदी के पूर्व में का पूर्वी भाग था, ठीक है। यहाँ बहुत से छोटे छोटे राज्य शासन करते थे, तो इस रणजीत सिंह की नजर अब इस भाग पे पड़ी, शिष्य सतलज पे। तो शिष्य सतलज के जो राज्य थे, वो छोटे छोटे राज्य मदद के लिए पहुंच गए ब्रिटिश दरबार में। ब्रिटिश दरबार में जैसे ही मदद के लिए पहुंचे, ब्रिटिश सरकार ने कहा उनसे कि यार हाँ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, और रणजीत सिंह से भी कहा कि ये हमारे नियंत्रण में है शिष्य सतलज का प्रदेश, और तुम्हें कोई भी हक नहीं है कि आप इस सतलज के प्रदेश पे कब्जा करो, और आपको हमारे साथ एग्रीमेंट करना होगा। उसी एग्रीमेंट के तहत एक महत्वपूर्ण संधि होती है, जिसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ब्रिटिश अमृतसर की संधि। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट संधि होती है, उसको बोलते हैं अमृतसर की संधि, तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। अब ये मेन कॉपी में लिखना है आपको, मेन जगह पे, ठीक है। अमृतसर, ये केबीसी में पूछा गया था एक बार क्वेश्चन,
अमृतसर की संधि ये हुई थी बच्चों 1809 में, और किसके मध्य हुई थी? ब्रिटिश प्लस रणजीत सिंह, ब्रिटिश प्लस रणजीत सिंह के मध्य, ठीक है, रणजीत सिंह के मध्य हुई थी 1809 में। और क्यों हुई थी? क्योंकि जो सतलज नदी के पूर्व का इलाका था जिसको सिस सतलज बोलते हैं, वहां पर विभिन्न मिसल, छोटे छोटे सिख मिसल शासन करते थे, उनको अपने में समाहित करना चाहता था रणजीत सिंह, लेकिन वो मदद के लिए पहुंच गए ब्रिटिश दरबार, और ब्रिटिश ने उनके साथ कहा कि हाँ मतलब अभी जो है हम आपकी मदद करेंगे, और इससे कहा रणजीत सिंह की कि हमारे अधिकार क्षेत्र में, हमारे नियंत्रण में, आपको यहाँ कोई कब्जा करने की जरूरत नहीं है। रणजीत सिंह भी मान गए, क्योंकि रणजीत सिंह भी उस टाइम नया नया था, ब्रिटिश से पंगा वो नहीं ले सकता था। क्यों? क्योंकि उससे से पहले मैसूर को पराजित इन्होंने किया था, मराठाओं को पराजित किया था। जब मराठा और मैसूर को पराजित कर दिया तो फिर रणजीत सिंह को तो थोड़ा डर तो लग ही जाता है ना, तो इसने क्या कर दिया, अमृतसर की संधि 1809 में कर दी। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही अमृतसर की संधि होगी, अब रणजीत सिंह का ध्यान इससे थोड़ा हटा। रणजीत सिंह ने क्या किया, कुछ और इलाकों को अपने अंदर लेना शुरू कर दिया। तो एक बार कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जब अमृतसर की संधि हुई थी, उसमें प्रमुख ब्रिटिश अधिकारी कौन था जिसने इस संधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उसका नाम था आर्टर लोनी, यानी उसका नाम था डेविड आर्टर लोनी, ठीक है। ये अमृतसर की संधि में ब्रिटिश अधिकारी, लिखो कौन था? ब्रिटिश अधिकारी आर्टर लोनी। क्या था? डेविड आर्टर लोनी, डेविड आर्टर लोनी। ये ब्रिटिश क्या था? अपने आप का अधिकारी थे, ठीक है। चलो, इसके साथ अमृतसर की संधि कर दी। उसके बाद उसने क्या किया, कुछ और इलाकों को कब्जा करने की कोशिश की। जैसे 1818 को रणजीत सिंह ने मुल्तान को अपने में मिला लिया, ठीक है। क्या कर दिया? 1818 ईस्वी में मुल्तान को मिलाया अपने में, मुल्तान, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ नहीं पढ़ना, आपका नहीं आएगा पेपर में, ठीक है। 1819 में कश्मीर को मिलाया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखो कश्मीर को इंपोर्टेंट कर देना। क्यों? क्योंकि कश्मीर कहाँ से कहाँ पहुंचता है मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। 1819 में कश्मीर, यानी कश्मीर अभी किसके पास आ गया? इसका मतलब सिख के पास, सिख राजा रणजीत सिंह के पास आ गया, ठीक है। इसके बाद इसने मुल्तान और कश्मीर के अलावा 1834 में पेशावर को अपने में मिला लिया। 1834 में इसने किसको मिला लिया? पेशावर। ये पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। और 1839 में इसकी क्या होगी? मृत्यु होगी। किसकी? रणजीत सिंह की। यानी सिख राज्य में रणजीत सिंह की जैसे ही मृत्यु हुई, वहां इसी दौरान क्या हुआ था, देखो 1839-40 में अफगान का मामला मैंने अभी समझाया था। ब्रिटिश यहाँ पर बुरी तरीके से इसी के आसपास पराजित हुए थे, ठीक है। 1839 में किसकी मृत्यु होगी? रणजीत सिंह की। यानी जैसे ही रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, जो सिख के अलग अलग शाखाएं थी ना, जैसे सिख भी अलग अलग मतलब 2-3 भागों में बटे थे, उनके बीच आपस में संघर्ष होने लग गया, यानी आपसी संघर्ष, आपसी कला होने लग गया। और इस दौरान जब ये 1839 में रणजीत सिंह की क्या होती है? मृत्यु होती है। तो इसी के बाद तुरंत हम लोगों को क्या देखना है? प्रथम आंग्ल और अब इसका युद्ध, किसका? सिख का युद्ध। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से को पढ़ने से पहले हमें एक चीज, आपको मैं फैक्चुअल क्वेश्चन बताता हूं, फैक्ट। एक फ्रांसीसी व्यक्ति थे, यानी फ्रांसीसी, उसका नाम था विक्टर, यानी फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर था। उसने रणजीत सिंह को नेपोलियन से तुलना की थी, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, रणजीत सिंह की नेपोलियन से तुलना की, नेपोलियन से तुलना किसने की थी? फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर, ठीक है। विक्टर ने क्या की थी? इसकी तुलना की थी। अब देखो, रणजीत सिंह जैसी मृत्यु होगी तो सिख जो राज्य था वो धीरे से क्या हो गया? कमजोर हो गया। अब ब्रिटिश को क्या मिल गया? मौका मिल गया। पहले तो डायरेक्ट हाथ नहीं डाला। इस दौरान अगर वो चाहते, जैसे ही रणजीत सिंह मरा तो रणजीत सिंह के मरने के बाद वो क्या करते? सिख पर अटैक करते, लेकिन नहीं, वो तो अफगानिस्तान में पराजित हो गए थे। कैसे करते? तो अफगानिस्तान में पराजित हो गए थे। बाद में उनको लगा कि यार हाँ, जब सिख लोग आपस में इनकी नहीं बन रही है, कई चीजें हुई जहां विद्रोह हुआ सिख के अंदर, चाहे मुल्तान का हो या अमृतसर का, जो भी है, तो उस दौरान क्या होता है? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत होती है। तो हेडिंग आपको लिखना है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, यानी आप सिख तक पहुंच गए। देखो, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध क्वेश्चन पूछता है किसके समय हुआ था? मुझे शायद एक बार क्रॉस चेक करना, लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड होगा इस टाइम गवर्नर। इस गवर्नर का नाम स्टार करके चेक कर लेना, क्रॉस चेक करना कि किसके समय हुआ था। मुझे लग रहा है लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम, सेकंड नहीं फर्स्ट, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट होना चाहिए इस टाइम पे गवर्नर, जहां तक मुझे ध्यान है। डलहौजी के टाइम पे तो सेकंड हुआ था। इसको स्टार करके चेक लिख दो, उसको चेक करना है आपको, ठीक है। इसको जो भी होगा चेक कर लेना है इसको। जहां तक मेरा ध्यान है लॉर्ड हॉर्डिंग फर्स्ट होगा, क्योंकि इसके बाद डलहौजी आया था। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके समय हुआ था? गवर्नर का नाम आपको देखना है। और ये जो हुआ था ये 1845
1846 के आसपास प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। ठीक है, और ये जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है, ये सोबरा में इसका निर्णायक युद्ध होता है 1846 में, जिसमें क्या होते हैं, सिख पराजित होते हैं। 1846 में सोबरा में निर्णायक युद्ध, सोबरा नामक जगह, और इसमें कौन पराजित होते हैं, सिख पराजित, यानी सिख की इसमें क्या हो जाती है, पराजित हो जाते हैं, सिख हार जाते हैं 1846 में। ठीक है, जैसे ही सिख पराजित होते हैं तो 8 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हो जाती है। 1846 को 8 मार्च 1846 को लाहौर संधि, बस लाहौर संधि होगी तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि ब्रिटिश ने अपनी नीतियां थोप दी होंगी सिख में, बोला होगा रेजिडेंट रखो, हम मतलब हमारे सेना को पालो, यही होगा, और संधि के प्रावधान हमने पढ़ने भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे इसके के माध्यम से एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख लेना, इस लाहौर संधि के माध्यम से सिख का जो सिख के पास कश्मीर का इलाका था ना, मैंने बताया कि कश्मीर किसके पास था, सिख के पास 1819 लिखा था ना, वो किसको शिफ्ट कर दिया गया लाहौर संधि के माध्यम से अंग्रेजों को। तो ब्रैकेट में लिखो कश्मीर अंग्रेजों को प्राप्त है, और इस अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। अगर ये कश्मीर अंग्रेजों को ही प्राप्त होता, जो कश्मीर इश्यू है ना, कश्मीर का मुद्दा, वो यहीं से अपने आप में क्या होता है, खराब होता है। अगर ये अंग्रेजों को प्राप्त था तो अगर इसको अंग्रेज अपने पास ही रखते तो स्वतंत्रता के समय ये हमारा हिस्सा होता डायरेक्टली, मतलब ठीक है, हमें कोई विवाद नहीं करना पड़ता। लेकिन इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने 50 लाख रुपए में इसको किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया, गुलाब सिंह को, वो हमने नहीं पढ़ना है, लेकिन ये कश्मीर अंग्रेजों को प्राप्ति इसी के माध्यम से हुआ था। 8 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई थी। बाकी कुछ ऐसे ही पोर्शन थे कि मतलब इस संधि के प्रावधान थे, आप अमृतसर में ब्रिटिश रेजिडेंट यानी ब्रिटिश एक सैन्य अधिकारी को रखोगे, वो हमने नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में ये पॉइंट रखना है। इसके बाद होता है सेकंड आंग्ल सिख युद्ध, यानी द्वितीय लिखो, सेकंड आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। और इसका जो गवर्नर था वो था कौन, अपने आप में लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। ठीक है, और इसी के माध्यम से पंजाब को क्या कर दिया गया, अपने आप में पंजाब का कंप्लीटली विलय क्या कर दिया गया, पंजाब का ब्रिटिश में विलय का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, ब्रिटिश विलय कर दिया गया, ब्रिटिश में विलय कर दिया गया 1849 में। ठीक है, और इसके लिए जो युद्ध हुआ था, निर्णायक युद्ध, वो हुआ था गुजरात का युद्ध, निर्णायक युद्ध लिखो, गुजरात का युद्ध हुआ था। ठीक है, और गुजरात का जो युद्ध हुआ था इसको बोला जाता है बैटल ऑफ, मतलब ये तोपों का युद्ध बोला जाता है। ठीक है, बैटल ऑफ बॉम्ब एक हिसाब से कह सकते हैं आप लोग, या मिसाइल कह सकते हैं, गन कह सकते हो, तो इसी को बोला जाता है, गुजरात के युद्ध को लिख दो बैटल ऑफ गन या तोपों का युद्ध, तोपों का युद्ध। इसी के माध्यम से क्या हुआ था, ब्रिटिश को क्या कर दिया गया था, सॉरी पंजाब को इस ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था। ठीक है, अब जाके समझना है आपको ओवरऑल कहानी, क्योंकि इस सीरीज की जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कल अंतिम वीडियो आने वाली है, वो इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी डलहौजी पे सिमटेगी, यानी कंप्लीटली डलहौजी के कार्यकाल में मैं आपको बताऊंगा कितना इंपॉर्टेंट है इसका कार्यकाल, कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, आप यकीन नहीं कर सकते। वनडे एग्जाम हो, कोई हो, सारा का सारा इसके अंदर आएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूँ, हमारा चल क्या रहा है बच्चों अभी तक की क्लासेस का। ठीक है, आपको मैंने क्या कहा था, मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और आपकी उंगलियों में मॉडर्न हिस्ट्री रहेगी। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं ब्रिटिश लोग, क्यों अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यानी अपना साम्राज्य फैला रहे हैं, वो इसलिए कि भारत में को क्या करना है, तैयार वस्तुओं का मार्केट बनाना है, यानी ब्रिटेन में जो वस्तुएं तैयार होंगी वो भारत में बिक सकें, भारत के एक तैयार वस्तुओं का मार्केट बन सके। इसीलिए ब्रिटिश ने क्या किया, अधिकतर क्षेत्रों को अपने अंदर लिया, अपने नियंत्रण में लिया, और वहां पर अपनी सैनिक व्यवस्था, सैन्य सिस्टम सही कर दिया, वहां के राज्यों से सहायक संधि कर ली, सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो ओवरऑल मिला के देखिए कहानी कहां पहुंच चुकी है अब। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था मैसूर के इलाकों को जीता, अफगान के इलाकों को, सॉरी मराठा के इलाकों को जीता, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध के इलाकों को जीता। जब ये सब हो गया था, इनकी नज़र पड़ी इधर, ये अफगान के मामले में गए, ये हार गए। ठीक है, अफगान के मामले में हारे, उसके पास से सिंध को इन्हें जीत लिया, और सिंध को जीता, अफगान पे हस्तक्षेप नहीं किया, पंजाब को भी अपने ब्रिटिश में मिला लिया। अब इतना पोर्शन भारत का, अब ये मैप भी है ऊपर को, इस प्रकार से वो छोड़ दो, इतना पोर्शन भारत का इनके अंदर आ गया। अब बच्चे क्या, छोटे छोटे, जैसे मतलब ये सतारा, ये जैतपुर, संभल,
भागलपुर, इसके लिए मतलब ये अवध वगैरह जो भी है, झांसी वगैरह, इसके लिए बहुत ही अपने आप में जिसने सर्वाधिक ब्रिटिश सत्ता का प्रसार किया, उनका नाम आता है डलहौजी। और इन्हीं का कार्यकाल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। यहाँ पर आपको जैसे ही मैं डलहौजी पढ़ाऊंगा आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन्होंने जैसे पूरे भारत पे कब्जा कर लिया, फिर उन्होंने यहाँ क्या क्या किया, एक एक चीज़ बताऊंगा, हर चीज़ के पीछे कॉन्सेप्ट होंगे। होपफुली आपकी ये चीज़ें समझ आई होंगी। आप इसको रिवाइज करना, आप इसको देखना। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।